हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम थर्मोडायनेमिक को वन शॉट रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन ले रखा है जेई एंड नीट के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बच्चों ये थर्मोडायनेमिक के ऊपर होगा। एंड थर्मोडायनेमिक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा नीट में भी है एज वेल एज जेई में भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 सिस्टम के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। ओपन सिस्टम किसको कहा जाता है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही मैटर का भी एज वेल एज एनर्जी का भी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। मतलब मैटर भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसे सिस्टम को जहाँ पे एनर्जी का तो एक्सचेंज पॉसिबल है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहा जाता है? ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहा जाता है जहाँ पे ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों स्टेट फंक्शंस देखना है। तो स्टेट फंक्शंस हम किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को स्टेट फंक्शंस कहा जाता है जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट पे एंड फाइनल पॉइंट पे। सिस्टम का इनिशियल पॉइंट कितना है और फाइनल पॉइंट कितना है उस पे ही बस डिपेंड करेगी, बट किस पाथ को फॉलो किया गया है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। उनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा बच्चों। यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, एच यहाँ पे एंथैल्पी को इंडिकेट कर रहा है, एस यहाँ एंट्रोपी, जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, पी प्रेशर को, टी टेम्परेचर को, वी वॉल्यूम को, और एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ये सभी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हैं बच्चों, ये सभी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शंस होती हैं। इन सभी की वैल्यू जो होती है बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, ना कि डिपेंड करती है कि किस तरह के पाथ को हमने फॉलो किया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं वहाँ पे स्टेट फंक्शंस के जो चेंज की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए एक साइक्लिक प्रोसेस है। हाँ, आप ए से बी पे गए, बी से आप सी पे गए, सी से आप डी पे आ गए और दोबारा से डी पे आप ए पे आ गए। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और एंड पॉइंट भी ए है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं बच्चों। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे घूम फिर के हम वापस आ चुके हैं। तो अगर बच्चों इस प्रोसेस के दौरान मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है उसको हम कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो बच्चों सेम ही है, तो इसका मतलब है यू एफ और यू आई की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। वही चीज़ अगर मैं एंथैल्पी के लिए निकालूं डेल्टा एच तो ये ज़ीरो आएगा। वही अगर एंट्रोपी के लिए निकालूं तो ये भी ज़ीरो आएगा। मतलब किसी भी तरह के स्टेट फंक्शन का अगर आप चेंज लेते हो किस प्रोसेस के अंदर? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? आपको ज़ीरो मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आता है पाथ फंक्शंस बच्चों। तो पाथ फंक्शंस हम किसको कहते हैं? ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन साथ साथ में अब उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह के पाथ को फॉलो किया गया है। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के साथ साथ अगर पाथ पे भी डिपेंडेंट है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है? पाथ फंक्शन है। 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में, हीट एंड वर्क। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान में रखने हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे थ्रू आउट आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों इसका मतलब डेल्टा टी ज़ीरो है। अब डेल्टा टी ज़ीरो होगा तो ये दोनों का चेंज भी ज़ीरो होगा। आगे जाके हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि डेल्टा यू जो होता है बच्चों ये एक्चुअली में सी वी इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी इन के बराबर होता है। अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा टी ज़ीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू ज़ीरो है। और डेल्टा एच जो होता है बच्चों ये एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है।
तो डेल्टा टी अगर ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच फिर से ज़ीरो हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू या डेल्टा एच कितना होता है। तो डेल्टा यू भी ज़ीरो है, डेल्टा एच भी ज़ीरो है। दूसरा प्रोसेस है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। और एडियाबैटिक सिस्टम बच्चों हम अचीव कैसे कर सकते हैं? इसका अचीव हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए ये मेरे पास सिस्टम है और ये मेरे पास बाहर वाला पोर्शन सराउंडिंग है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वाला जो बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री को हम इंसुलेटेड कर दें, इंसुलेटेड मटेरियल का बना दें, ठीक है, तो इंसुलेटेड मटेरियल अगर होगा बाउंड्री का, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो पोर्शन है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, अगर ये बाउंड्री आपका इंसुलेटेड है बच्चों, तो इस इंसुलेटेड वॉल के थ्रू, इस इंसुलेटेड बाउंड्री के थ्रू हीट का बिल्कुल भी फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो पाएगा। तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा कैसा है, एडियाबैटिक हो चुका है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बिल्कुल भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, एंड प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा पी आपका ज़ीरो है। नेक्स्ट है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट होती है एंड डेल्टा वी आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम आपका जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट पे घूम फिर के वापस आ जाएगा। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका सेम हो, उसी को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो इन्फिनाइट स्टेप्स एंड इन्फिनाइट स्टेज लेता है रिएक्शन को करने के लिए। मतलब अगर मान के चलिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है बच्चों, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए ही अगर आपका प्रोसेस इन्फिनाइट टाइम ले रहा है एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा, तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। और ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है। क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है वेरी स्लो प्रोसेस। मतलब इस तरह के प्रोसेस अगर इन्फिनाइट टाइम ले रहा है, इसका मतलब काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग बच्चों हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए ए से आपको बी पे जाना है, अब ए से बी पे जाने के दौरान लेटर से पहले आपका सिस्टम ए से सी पे चला गया, तो जैसे ही आपका सिस्टम यहाँ पे सी पे आएगा, इस पॉइंट पे भी सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होंगे। जैसे ही आपका प्रोसेस लेटर से डी पॉइंट पे रीच करा, तो डी पॉइंट पे फिर से सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी स्टेज होंगे, उन सभी स्टेज पे सिस्टम एंड सराउंडिंग एक दूसरे के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम पे मेंटेन्ड होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ऐसा नेचर में कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं करता है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों रियल प्रोसेस होती है, एक ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट स्टेप्स लेता है और फाइनाइट टाइम लेता है, एक ऐसा टाइम जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों पीवी ग्राफ के अंदर डिफरेंट प्रोसेस जो है हमारे आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, इनको किस तरह से प्लॉट किया गया है, इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये वाला जो ग्राफ है, लेटर से मैं इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ, ये सी है और ये डी है। अगर हम आइसोकोरिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ ए है बच्चों, इस ग्राफ के अंदर ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पे आपका थ्रू आउट द पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक थ्रू आउट द पॉइंट हमारा वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट है तो इसका क्लियर मतलब है कि रिएक्शन जो आपका है, जो प्रोसेस आपकी चल रही है, वो कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे आइसोकोरिक। क्योंकि जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक है। तो एक ग्राफ जो है बच्चों ये आइसोकोरिक का ग्राफ है। अब रही बात ग्राफ नंबर बी को देखो, तो ग्राफ नंबर बी में आप देख सकते हैं, सपोज ये हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी पे जाने के दौरान
थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा प्रेशर क्या है बच्चों, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगी तो हम कहेंगे कि प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक का। तो दोनों की ग्राफ बच्चों सिमिलर होती है, ठीक है, लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ आपका आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में दिया है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होती है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, जिसके अंदर मैं लिख सकती हूँ P इक्वल टू K अपॉन V। और एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है बच्चों, PV टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू मैं K लिख देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लेट अस से मैं इस पॉइंट को 8 लीटर मान रही हूँ। सपोज वॉल्यूम आपका लीटर में मेजर किया है। सपोज मैं इस पॉइंट को 8 लीटर मैंने ले लिया। अगर मैं इस 8 लीटर पे, इस 8 लीटर वाले करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पे एक परपेंडिकुलर को अगर मैं ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो आप देखिए एडियाबैटिक वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है और आइसोथर्मल वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं एडियाबैटिक के करस्पॉन्डिंग प्रेशर को निकालने जाऊंगी तो प्रेशर मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा और ये प्रेशर किसका होगा, एडियाबैटिक का होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर मुझे यहाँ मिलेगा और ये प्रेशर किसका होगा बच्चों, आइसोथर्मल का प्रेशर होगा। अब गौर से देखिए बच्चों, प्रेशर इक्वल टू K अपॉन V, के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो प्रेशर इक्वल टू K अपॉन V है, ये किसका है, आइसोथर्मल का। और यहाँ से प्रेशर कितना मिलेगा, K अपॉन V पावर गामा। लेट अस से गामा बच्चों मैंने यहाँ पे 1.67 ले लिया मोनो एटॉमिक के लिए। अब 1.67 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 5/3 लिख सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिया है बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 8 लीटर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ आइसोथर्मल वाले इक्वेशन में तो P इक्वल टू K/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगी तो P विल बी इक्वल टू K टू द पावर ऑफ V, यहाँ पे क्या है 8, और 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/3 लिख सकती हूँ। और गामा का वैल्यू तो 5/3 है बच्चों, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर हमें एडियाबैटिक के केस में कितना मिलेगा, K अपॉन 2/5। अब गौर से देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्लियरली दोनों के प्रेशर निकाल लिए, एडियाबैटिक के भी एंड आइसोथर्मल के भी। आइसोथर्मल का प्रेशर हमें कितना मिला, K/8, और अगर हम एडियाबैटिक की बात करें तो कितना मिला हमें, K अपॉन 2/5। 2/5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है एडियाबैटिक का, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं C और D यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूँ तो किसका प्रेशर कम है, D पॉइंट का प्रेशर कम है। तो D पॉइंट का प्रेशर अगर कम है, इसका मतलब नीचे वाला जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, ये ग्राफ किसका होगा बच्चों, दिस ग्राफ विल बी एप्लीकेबल फॉर एडियाबैटिक। और ऊपर वाला ग्राफ हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, आइसोथर्मल के लिए। तो अगर आपको ये कभी कभी नाम नहीं दिया जा सकता है, आपको सिंपली ये 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज ये A है और ये B है, कौन सा कर्व आपका आइसोथर्मल के लिए या कौन सा कर्व आपका एडियाबैटिक के लिए है, तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। कई बार इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्पेशली इनके एग्जाम्पल्स काफ़ी बार पूछे गए हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इन सभी के एग्जाम्पल्स। 2 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो मैटर के अमाउंट, मतलब जो मैटर है हमारा उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। सिस्टम के अंदर अगर मैटर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। और कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं बच्चों जो मैटर पे डिपेंड करते हैं, मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। जितने भी तरह के एनर्जी टर्म्स है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखने के लिए जितने भी तरह के एनर्जी टर्म्स हैं सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं।
ठीक है। फिर हो गया हीट कैपेसिटी, मोल्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी अगर बात करें बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। सिस्टम के अंदर कितना मैटर है उससे इन प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे प्रॉपर्टी हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हमारा क्या है बच्चों, मोलार वॉल्यूम। जितने भी मोलार प्रॉपर्टी हैं, मतलब जिनके सामने भी मोलार टर्म आ जाए, जैसे मोलार वॉल्यूम हो गया, मोलार एंट्रोपी हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी हो गया, मोलार एंथैल्पी हो गया, जहाँ जहाँ मोलार आप देख लेंगे समझ लेना कि वो इंटेंसिव है। उसी तरह से बच्चों डेंसिटी भी हमारा इंटेंसिव है। डेंसिटी क्यों इंटेंसिव है उसको मैं यहाँ पे नोट के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगी। फिर यहाँ पे सरफेस टेंशन ध्यान में रखिएगा, सरफेस टेंशन भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी इंटेंसिव है। स्पेसिफिक, जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक टर्म्स आ जाए उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सभी यहाँ पे इंटेंसिव होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं मोलारिटी की ही बात कर लूँ बच्चों, तो मोलारिटी हमारा क्या होता है, एन अपॉन वी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, वी यहाँ पे वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मोल हमने ऊपर क्या देखा, इट वॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम भी हमने क्या देखा, इट वाज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव ही कहलाएगा। इसी तरह से डेंसिटी आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास आपका मैटर पे डिपेंड करता है, मैटर ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा। तो मास आपका क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फिर से दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है उसको हम क्या कह देंगे, इंटेंसिव कह देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये सारे जो हमारे टर्म्स है बच्चों, अगर किसी के सामने स्पेसिफिक टर्म दे दिया हो या किसी के सामने मोलार टर्म दे दिया हो, ठीक है, या जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। एंड एक और बात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों ये एडिटिव होती है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन एडिटिव होती है। किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम को वॉल्यूम में ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप टेम्परेचर को टेम्परेचर में ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर विल बी रॉन्ग। मतलब हम कभी भी टेम्परेचर को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास एक बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर मैंने एक पार्टीशन कर दिया, इसका वॉल्यूम लेटर से आपका 5 लीटर है और इसका वॉल्यूम लेटर से आपका 10 लीटर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी बच्चों, मैं कहूँगी कि इस पूरे कमरे का वॉल्यूम कितना होगा, तो 5 + 10 में आराम से करके 15 लीटर कह दूँगी। लेकिन सपोज़ मैंने कहा कि पहले का टेम्परेचर यहाँ पे मैंने 23 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर, उसी रूम के दूसरे कंपार्टमेंट में लेटर से मैंने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखा है, और मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट रूम का कितना टेम्परेचर होगा, यू कांट ऐड 23 + 20। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का हर तरह के पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की किसी भी सिस्टम के अंदर, उसको कहा जाता है। किसी भी एक गिवन सिस्टम में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उन सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास जितनी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी है और जितनी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, उन सभी का जो सम होता है उसी को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है इंटरनल एनर्जी का, ये आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके पास कोई सिस्टम रखा हुआ है, और आपसे मैं पूछूं कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, आप नहीं बता पाओगे।
ठीक है। लेकिन हम किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं, तो यही ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू कैलकुलेट, चाहे हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, चाहे हम एंथैल्पी की बात करें, चाहे हम गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, बट हम चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डेल्टा यू एक्चुअली में होता क्या है बच्चों? तो डेल्टा यू विच इज़ नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर सपोज कोई सिस्टम है जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिएक्शन बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो सिस्टम जितना भी हीट को रिलीज करेगा या जितना भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वही हीट क्या कहलाएगा? उस सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगा ना। सिंस यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा यू, तो इसको मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी यहाँ पे क्या है बच्चों? क्यू वी इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग, डेल्टा यू को मेजर कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर अगर मेंशन कर दिया जाए तो ध्यान रखना कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो हम हीट मेजर करते हैं वो हीट एक्चुअली में किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन ध्यान में रखिएगा बच्चों, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ पे क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू यहाँ पे हीट है एंड डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है। इसके साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा, जो फिजिक्स का साइन कन्वेंशन होता है और केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन है टोटली डिफरेंट है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो सके। अगर सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है तो यहाँ पे हीट को हम नेगेटिव दिखाएंगे। जैसे सपोज आपको कहा है कि 50 किलो जूल का लॉस हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यू कितना लेंगे? -50। लेकिन अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है तो हम यहाँ पे प्लस क्यू ले लेंगे, मतलब हीट को प्लस ले लेंगे। अगर सिस्टम ने वर्क किया है, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया जाएगा तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा यू आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, मतलब डेल्टा यू अगर पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की हुई है ये इंक्रीज हुई है। और अगर कभी भी डेल्टा यू की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है बच्चों ये डिक्रीज हुई है। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज आपको कहा है कि एक सिस्टम है जिसने क्या किया, 20 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। एक सिस्टम है जिसने 20 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया एंड 50 जूल वर्क परफॉर्म किया, मतलब सिस्टम ने 50 जूल ऑफ वर्क को परफॉर्म किया। तो जब सिस्टम काम करता है बच्चों, तो सिस्टम जब वर्क परफॉर्म करता है तो वर्क हम नेगेटिव दिखाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब मतलब गेन करना, तो यहाँ पे क्यू कितना हो जाएगा? +20 हो जाएगा। तो डेल्टा यू विल बी नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू तो यहाँ पे +20 है, डब्ल्यू आपका 50 है, तो ये कितना हो गया? -30। और डेल्टा यू अगर बच्चों यहाँ पे -30 है तो माइनस मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे? डेल्टा यू विल बी लेस देन ज़ीरो। अगर डेल्टा यू लेस देन ज़ीरो है सिस्टम का, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी बार क्वेश्चंस आप लोगों के पीवी वर्क पे आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस के अंदर किस तरह से वर्क को कैलकुलेट किया जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो केस है बच्चों, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। पहली बात, प्रोसेस आपका एक तो रिवर्सिबल है बच्चों, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन बोला है। रिवर्सिबल के जगह पे कभी कभार आपको स्लो प्रोसेस भी कह दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस कहा जाए या रिवर्सिबल कहा जाए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। रिवर्सिबल के जगह पे स्लो भी कहा जा सकता है। वर्क डन का फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे। वर्क डन हमारा कितना होता है? -2.303 nRT log V2/V1। सिंस आइसोथर्मल की बात हो रही है बच्चों, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है।
और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली V2 बाई V1 हमारा कितना मिल जाएगा, P1 बाई P2 मिल जाएगा। तो मैं V2 बाई V1 को रिप्लेस कर सकती हूँ P1 अपॉन P2 के टर्म्स में। ये सेकेंड रिलेशन हमें बेटा तब यूज़ करना है बच्चों जब हमें प्रेशर की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। और हमें ये वाला कंडीशन तब लगाना है जब हमें इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम दे रखी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको यूज़ करना है वर्क डन को निकालने के लिए, बट ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा और कौन से कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में। दूसरी बात, जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर कहा था अभी, आइसोथर्मल के अंदर डेल्टा टी ज़ीरो होता है तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। अगर ये ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। अगर डेल्टा यू ज़ीरो हो गया तो क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो अगर क्यू आपका माइनस डब्ल्यू के बराबर है बच्चों, तो वर्क तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी को जब मैं यहाँ डालूंगी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्यू हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्यू एंड डब्ल्यू तो सेम ही है, साइन वाइज ऑपोजिट है। अगर वर्क नेगेटिव है तो क्यू आपका पॉजिटिव रह जाएगा, तो इसलिए क्यू को हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट अब यहाँ पे नेगेटिव के बजाय प्लस साइन के साथ लिखेंगे। या तो आप वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो या तो आप प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा एंड रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर हीट निकालने के लिए बोला जाए तब जाके आपको इस रिलेशन को यूज़ करना है। दूसरी बात है बच्चों यहाँ पे वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाए, या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब आपको ऐसा भी कह दिया जाए ना, ऐसा स्टेटमेंट कि अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तभी भी आपको क्या करना है बच्चों, इसी को लगाना है, मतलब इसी कंडीशन को लगाना है, इरिवर्सिबल को लगाना है। अब इरिवर्सिबल में वर्क डन हमारा क्या होता है बच्चों, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ भी ध्यान रखना है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, वर्क का हमारा इन जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, मतलब V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब ये जो हमारा ब्रैकेट वाला टर्म है ये तो पॉजिटिव रहेगा, और प्रेशर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट सामने है नेगेटिव। तो इसका मतलब जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में क्या होता है बच्चों, वर्क आपका पॉजिटिव होता है। एक और बात, जब हम एक्सपेंशन कहते हैं ना तो इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव वर्क का मतलब होता है, ये एक्सपेंशन वर्क का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो इसका मतलब होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, वर्क कब नेगेटिव होगा, कब आपका वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे तो फ्री एक्सपेंशन का जो वर्क डन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। अगर एक्सपेंशन फ्री हो रही है तो वहाँ पे वर्क डन आपका ज़ीरो होता है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन के केस में बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर आपकी ज़ीरो होती है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपकी ज़ीरो होगी तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर P एक्सटर्नल की वैल्यू ज़ीरो कर दोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम किसको कहते हैं, जहाँ पे Q आपका ज़ीरो हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा U किसके बराबर है, Q प्लस W के बराबर। अगर Q हमारा ज़ीरो हो गया बच्चों तो इसका मतलब डेल्टा U किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन जो हमारा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर ही होता है।
रिलेशन ध्यान में रखिएगा बच्चों, एक तो आपको यहाँ पे गामा याद रखना है। गामा यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो, विच इज़ नथिंग बट CP अपॉन CV होता है। CP को निकालने का जनरल फॉर्मूला है FR/2 प्लस R, और CV है FR/2। F यहाँ पे क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कहते हैं। अगर मोनो एटॉमिक दिया है स्पीशीज तो मोनो एटॉमिक के केस में F के जगह पे 3 डाल देना। अगर डायटॉमिक या लीनियर ट्रायटॉमिक दिया है तो F के जगह पे यहाँ पे 5 डाल देना, और अगर पॉली एटॉमिक स्पीशीज दिया है तो F के जगह पे 6 डाल देना। तो ये 3 नंबर याद रख लीजिए, 3, 5, 6। ये हमारा होता है मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक या लीनियर ट्रायटॉमिक का। अगर मैं यही F का वैल्यू 3 यहाँ पे डाल दूँ बच्चों CV के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 3R/2। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल टेबल भी लिख दिया है इन तीनों तरह के स्पीशीज के लिए। CV और CP का कॉलम बनाया है, और फिर मैंने गामा ले लिया है विच इज़ नथिंग बट CP अपॉन CV। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे मोनो एटॉमिक की बात करूँ तो CV इसका कितना आएगा, F यहाँ पे 3 डालने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे 3R/2 और CP आ जाएगा 5R/2। अगर मैं डायटॉमिक या लीनियर ट्रायटॉमिक की बात करूँ तो यहाँ पे F आपको 5 डाल देना है, तो 5R/2 प्लस R 7R/2 CP हो जाएगा, एंड 5R/2 आपका CV हो जाएगा। एंड अगर 6 आप डाल दोगे F के जगह पे तो आपको CV 3R मिलेगा और CP आपका 4R मिलेगा। और गामा हमें सिंपली क्या लेना है, CP अपॉन CV का रेशियो। तो जब रेशियो लेंगे तो ये वैल्यूज़ याद रखेंगे, कैलकुलेशंस में काफ़ी जगह पे आप लोगों को काम में आएंगे। तो 1.66 हमारा होता है बच्चों गामा मोनो एटॉमिक का, 1.4 होता है डायटॉमिक या लीनियर ट्रायटॉमिक का, और तीसरा होता है पॉली एटॉमिक जिसका गामा आपका 1.33 होता है। अब बहुत सिंपल सा रिलेशन है बच्चों, देखिए अगर आपको फॉर्मूला लेटर से एग्जाम में याद नहीं है तो भी आप एक लाइन में उसको डिराइव कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने क्या देखा, ये रिलेशन तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एडियाबैटिक में Q हमारा 0 होता है तो डेल्टा U हमारा W हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्क डन हमारा डेल्टा U के बराबर है, और डेल्टा U जैसा कि मैंने ऊपर कहा था वो किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा T के बराबर, राइट। अब CV कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। देखिए एक हमें रिलेशन ध्यान में रखना है जो नीचे मैं लिखी हूँ, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, और यहाँ से देखिए गामा इक्वल टू CP अपॉन CV है। तो यहाँ से फाइनली हमें CP कितना मिल जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ CV मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए गामा टाइम्स ऑफ CV माइनस CV इक्वल टू R। तो यहाँ से CV हमें मिल जाएगा R अपॉन गामा -1। अगर ये CV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो N इंटू R, और डेल्टा T को मैं T2 माइनस T1 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई गामा -1। यही हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, किस केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। पर ध्यान रहे ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है बच्चों जब प्रोसेस हमारा कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। मतलब एडियाबैटिक रिवर्सिबल केस में ही आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया है एडियाबैटिक के अंदर तो सिंपली हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। साइड में ये 3 रिलेशंस दिए हैं, ये तीनों रिलेशंस ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये किसके लिए एप्लीकेबल होती हैं, एडियाबैटिक के लिए, लेकिन कब होती हैं, जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। क्या क्या रिलेशन है, P टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा इंटू T पावर गामा, T इंटू V टू द पावर ऑफ गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड PV टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज आपको P1 V1 दिया है और P2 V2 में से कोई एक दिया है, दूसरा निकालना है, एंड सपोज आपको कहा है कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, P1 V1 टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर ऑफ गामा। P1 V1 दिया होगा, गामा के बारे में आपको हिंट दिया होगा कि आपका स्पीशीज कैसा है, मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, सब कुछ दिया होगा, तो गामा आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। एंड उसके बाद जब इन चारों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल आपको दिया होगा तो आप इस चौथे वेरिएबल को आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों रिलेशंस आपको तभी लगाना है जब आपको एडियाबैटिक प्रोसेस किस में दिया होगा, रिवर्सिबल कंडीशन में दिया होगा, ना कि इरिवर्सिबल कंडीशन में दिया होगा। नेक्स्ट बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं उसके मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेके आई हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व हमें दिया है उसकी एरिया कितनी है उसी के बराबर आपका वर्क डन होगा।
बट अब वर्क नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, उसके लिए आपको एरो का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर एरो आपका क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में वर्क हमें नेगेटिव ले लेना है, और अगर एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क को हमें पॉजिटिव ले लेना है। दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है, जो पीवी ग्राफ होती हैं उसमें प्रेशर आपको हमेशा एटीएम में दिया होता है एंड वॉल्यूम हमेशा लीटर में दिया होता है, लेकिन ऑप्शंस जो आपको दिया होगा वर्क का निकालने का, वो आपको जूल में मेजर करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 लीटर एटीएम हमेशा किसके बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है। ये हमें मदद करेगा लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करूँ, सपोज मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, तो इसका एरिया हम कैसे निकालें। तो आप देख सकते हैं ये जो हमें ग्राफ दिया, ये जो कर्व दिया है, ये बेसिकली एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की अगर बात करें तो बेस हमारा ये है BC, तो BC का डिफरेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पे इट विल बी 2V1, तो 2V1 लिख दीजिए बेस के जगह पे। और हाइट हमारा कितना है बच्चों, तो हाइट यहाँ पे देखिए कितना है, 6P1 माइनस P1 विच विल बी 5P1, तो यहाँ पे 5P1 डाल दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5P1V1 मिलेगा। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, एरिया हमें मिल गया। जितनी एरिया उतनी ही वर्क डन होती है। लेकिन अब साइन हमें देखना है, तो एरो का डायरेक्शन देखिए बच्चों, ये एरो किस तरह से जा रहा है, इट इज़ इन क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में वर्क हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। तो वर्क में यहाँ पे क्या करूँगी, नेगेटिव साइन लगा दूंगी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एरो आपको इस डायरेक्शन में दिया है, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो वर्क हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब कितना ले, यहाँ पे देखो, तो ये हमारा P2 है और ये हमारा P1 है, तो डिफरेंस कितने का होगा, दिस डिफरेंस विल बी P2 माइनस P1, हाइयर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1, ये डिफरेंस है। तो वर्क हमारा कितना होगा बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा है यहाँ पे कितना, P2 माइनस P1। अब जो भी वैल्यू दिया होगा बच्चों, ये तो जनरल ग्राफ है, लेकिन आपको वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे लेटेस्ट आपको 10 ATM दिया है, यहाँ पे 2 ATM दिया है, तो 10 माइनस 2 करने से आपको 8 मिल जाएगा। इस तरह के वैल्यूज़ दे दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। तो इस तरह से वर्क निकाल लिया और सामने प्लस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हमारा जो दिया है उसमें एरो का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तीसरा जो आप ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये एलिप्स है, और एलिप्स की एरिया याद रखिएगा, पाई इंटू A इंटू बी होगा, यहाँ पे पाई इंटू A इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा पाई है वो तो 22/7 हो जाएगा। एंड रही बात A और B की, तो A यहाँ पे क्या है, जो मेजर एक्सिस होता है उसका रेडियस, तो ये तो डायमीटर हो गया, तो इसका आधा कितना हो गया, देखिए ये डिफरेंस हमारा कितना है बच्चों, तो ये डिफरेंस है हमारा 2V0, तो इसका आधा कितना हो गया, V0। तो ये जो हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, दिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2V0, तो उसका आधा हमारा हो गया रेडियस विच इज़ नथिंग बट V0। और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है हमारा 2P0, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा P0। तो हमें यहाँ पे दोनों जगह पे मिल गया है, दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, V0 भी मिल चुकी है और P0, मतलब A और B यहाँ पे क्या है, जो रेडियस है मेजर एक्सिस का, और B यहाँ पे है रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर और मेजर एक्सिस का लेंथ हमें पता चल गया है, रेडियस पता चल गया है। ए के जगह पे यहाँ पे डाल दीजिएगा P0 और बी के जगह पे V0। दोनों को जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमें फाइनली यहाँ पे क्या पता चल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ एलिप्स पता चल जाएगा। तो पाई इंटू P0 इंटू V0, इट विल गिव यू पाई P0 V0। अगर पाई को रिप्लेस कर दिया जाए 22/7 के फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं। एंड सपोज आप बच्चों अगर यहाँ पे एरो का डायरेक्शन गौर से देखोगे तो एरो कुछ ऐसा दिखाया गया है, एरो हमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, एंड दिस एरो इज नथिंग बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज हमें वर्क क्या लेना है, पॉजिटिव। तो सामने मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, पॉजिटिव लगाया है। तो इस तरह से बच्चों कोई भी तरह का ग्राफ आपको दे दिया जाए, सिंपली आपको एरिया निकालना है। कुछ और ग्राफ मैंने लिए हैं यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे प्रेशर का यूनिट ध्यान में रखिएगा बच्चों, प्रेशर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है और यहाँ पे मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम दिया है, दोनों एसआई यूनिट है। अब यहाँ देखिए एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी। अब हाफ इंटू बेस कितना होगा, तो ये डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिट के साथ लिख रहे हैं, 4 मीटर क्यूब हो गया। और हाइट कितना होगा, तो हाइट यहाँ पे देखिए 600 माइनस 200 इट विल बी 400, और यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 800, 400 इंटू 2। अब यहाँ पे यूनिट को गौर से देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब, तो बेसिकली न्यूटन मीटर हो गया। 1 न्यूटन मीटर हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों 1 जूल होता है, मतलब न्यूटन मीटर के जगह पे डायरेक्टली मैं जूल में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देख लीजिए बच्चों, तो एरो यहाँ पे जो है ये क्लॉकवाइज है, और अगर एरो आपका क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है, और ट्रायंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ आपका कितना होगा, 2v0 होगा, और अगर ब्रेथ की बात करूँ तो ये p0 होगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 2v0 इंटू p0, तो 2p0 v0 हो जाएगा। और अगर एरो का डायरेक्शन देखेंगे बच्चों तो एरो हमें कुछ ऐसा दिया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिया है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए हैं कि अगर आपको किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने के लिए कहा जाए तो किस तरह से आपको यूज़ करना है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालना है, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, वर्क डन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, विच इज़ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखी होगी, V2 एंड V1 दे रखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह से वर्क डन निकाल सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कभी कभार वर्क डन आपको जूल में पूछा जा सकता है, लेकिन प्रेशर आपको ATM में दिया होगा और वॉल्यूम आपको लीटर में दिया होगा। तो इसका मतलब है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 को जब सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट आप क्या लिखोगे, लीटर ATM, बट उस लीटर ATM को आप रिप्लेस कर देना किससे, जूल से, लेकिन कैसे, 101.3 से मल्टीप्लाई करके। जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था 1 लीटर ATM बच्चों किसके बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट होती है। अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है बच्चों तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा, डेल्टा V आपका 0 हो जाएगा। तो चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, वर्क डन आपका हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों के काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली किसको कहा जाता है, किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट कितना है जब वो सिस्टम आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखता है। मतलब अगर कोई भी सिस्टम आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे मौजूद है तो उसके अंदर टोटल हीट कंटेंट कितनी है वही उसकी एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, H इक्वल टू U प्लस PV होता है। यहाँ भी ध्यान रखना है बच्चों, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई कह दे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको कोई भी कह दे कि किसी भी पॉइंट पे सिस्टम की एंथैल्पी कितनी होगी, आप नहीं बता पाओगे। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना इम्पॉसिबल है किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम चेंज की बात करते हैं, डेल्टा U या डेल्टा H की बात करते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वही बात लिखा गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। नाउ अगर H बच्चों यहाँ पे U प्लस PV है तो डेल्टा H कितना होगा, डेल्टा H कैन बी रिटन एज डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V प्लस V इंटू डेल्टा P। एक बार मैं प्रेशर को कांस्टेंट लूँगी
ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज लिखूंगी, एक बार मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट लिखूंगी, प्रेशर में चेंज लूंगी। बट जैसा कि ऊपर मैंने कहा कि एंथैल्पी को मेजर करने के लिए प्रेशर आपका क्या होता है, सिस्टम का कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों तो डेल्टा पी तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा एच आपका कितना आएगा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगर सपोज कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट या दोनों साइड, तो हमें पी डेल्टा वी को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना है। बट किसके मोल को माइनस करना है, गैशियस मोल को माइनस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों के ऊपर आप लोगों के कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो डेल्टा एच है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे डेल्टा एन जी ज़ीरो हो गया, या कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो सॉलिड है या तो लिक्विड के कंपोनेंट है, गैस नहीं है, ऐसे केसेस में डेल्टा एच हमेशा डेल्टा यू के बराबर होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर सपोज मैं आपको ऐसा कोई रिएक्शन दे दूँ, सपोज मैंने कहा कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लिक्विड फेज में, ये आपका इथाइल अल्कोहल जो कि लिक्विड के फॉर्म में है उसके साथ रिएक्शन करके एस्टर एंड वाटर बना रहा है। एस्टर भी लिक्विड में है, वाटर भी लिक्विड में है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि सभी यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में है, तो डेल्टा एन जी तो एनी हाउ आपका ज़ीरो ही हो जाएगा, और डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा तो यहाँ ज़ीरो पुट कर दोगे तो डेल्टा एच आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, या फिर आप इस रिलेशन को भी ध्यान में रख सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसमें गैस नहीं है, या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी लो होती है, वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से उनके अंदर जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा ज़्यादा तो हम यहाँ पे डेल्टा वी को टोटली इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा वी आपका कितना है, ज़ीरो। अगर वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं है तो डेल्टा वी ज़ीरो हो गया, और डेल्टा वी ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच आपका किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। उसी तरह से अगर कोई ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा यू। इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं। लेटेस्ट से आपको एक रिएक्शन देती हूँ मैं, PCl5 गैस है, ये आपका डिकम्पोज होके PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस आपका दे रहा है। अगर डेल्टा एन जी निकालोगे तो कितना होगा, 2 - 1, 2 - 1 विल बी 1, मतलब ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एन जी को 1 में डाल दूँ इक्वेशन में, तो इक्वेशन विल बिकम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी 1 इंटू आर टी। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कितना ज़्यादा है, आर टी अमाउंट ज़्यादा है, मतलब डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा यू। और अगर डेल्टा एन जी लेस होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, लेस देन ज़ीरो होता है, तो डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, डेल्टा यू से कम होगा। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने से डेल्टा एन जी आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी -1। और अगर डेल्टा एन जी माइनस हो गया, -1, तो डेल्टा एच कैन बी रिटन एज डेल्टा यू माइनस आर टी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी। मतलब अब आपका डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एच से आर टी अमाउंट ज़्यादा होगा, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है दोनों के बीच में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा बच्चों किसके ऊपर, रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट है बच्चों डेल्टा एच एक्चुअली में हम निकालते कैसे हैं। तो डेल्टा एच को निकालने का तरीका क्या है, समेशन ऑफ ए आई इंटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान के चलिए आपको मैं एक रिएक्शन देती हूँ, 2 मोल ऑफ ए गैस, 3 मोल ऑफ बी सॉलिड गिव्स 4 मोल ऑफ डी गैस प्लस 2 मोल ऑफ एफ लिक्विड। लेट अस से आपको रिएक्शन दे रखा है,
ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर बच्चों ये जो AI है, ये AI क्या है, इनके कोफिशिएंट है। किन के कोफिशिएंट? प्रोडक्ट के कोफिशिएंट। और BI क्या है बच्चों? रिएक्टेंट के कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट कितने कितने हैं? 2 और 3। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने जाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी? प्रोडक्ट का पहले लिखना है आपको, फिर रिएक्टेंट का लिखना है। 4 इंटू जो भी एंथैल्पी D का होगा प्लस 2 इंटू जो भी एंथैल्पी F का होगा, इनका सम उसको माइनस कर दो किसके साथ? 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ B। मतलब प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस करना है, आपको डेल्टा H पता चल जाता है। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा H अगर पॉजिटिव आता है बच्चों तो हम कहेंगे कि रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसको कहते हैं बच्चों? कितना हीट आपने सप्लाई किया है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। मतलब कोई सिस्टम है आपके पास, या सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस है, ये सपोज आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड था, आपने इसका टेम्परेचर लेटर से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के 26 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, तो आपने इसको कुछ हीट दिया होगा बच्चों। तो कितना हीट आपने दिया होगा ताकि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज हो जाए, उसी हीट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली बच्चों इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल C यहाँ पे हीट कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है, एंड कैपिटल C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T होता है। Q यहाँ पे हीट है और डेल्टा T यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डील कर रहे हैं बच्चों, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV, जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था आप लोगों को कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो QV के बराबर होता है, और QV आपका किसके बराबर होता है? डेल्टा U के बराबर। तो अगर बच्चों मैं C को CV लिख दूँ, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे डील कर रही हूँ तो C को मैं CV लिख दूंगी, तो Q को मैं QV लिख दूंगी, और QV के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा U। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? CV इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। मतलब आपका इक्वेशन होगा डेल्टा U इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। अगर मैं यहाँ पे हीट को सपोज कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर रही हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हम मेजर करते हैं किसी भी सिस्टम का, वो एक्चुअली में चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो अगर मैं CV के जगह पे CP लिख दूँ तो QV के जगह पे QP आ जाएगा, और QP के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा H। तो यहाँ से फाइनली CP इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा H कितना आएगा बच्चों? CP इंटू डेल्टा T आ जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा U भी निकाल सकते हैं, डेल्टा H भी निकाल सकते हैं, और यही रिलेशन को यूज़ करके याद करो, मैंने क्या कहा था? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 होता है, तो इसी वजह से डेल्टा U एंड डेल्टा H भी 0 होता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम किसको कहते हैं? कितना हीट आप किसी भी सब्सटेंस को दोगे अगर उस सब्सटेंस का मास 1 ग्राम है और आप उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते हो। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मास फिक्स है बच्चों 1 ग्राम, तो इस 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी भी हीट आप इसको दोगे, वही हीट क्या कहलाएगा? इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। मैथमेटिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से दिखाया जाता है, तो S इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। M यहाँ पे क्या है? इस सब्सटेंस का मास होगा, Q यहाँ पे हीट है, कैपिटल S यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रिलेटेड है। नेक्स्ट है बच्चों मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर सब्सटेंस है आपके पास, अगर इसका अमाउंट मैंने 1 मोल फिक्स कर दिया, इसका क्वांटिटी मैंने 1 मोल फिक्स कर दिया, तो आप इस 1 मोल के
सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी भी हीट आप इसको ऑफर करोगे, जितनी भी हीट इसको सप्लाई करोगे, वही हीट क्या होगा बच्चों, इसका मोलार हीट कैपेसिटी होगा। एंड मोलार हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे N आपका मोल है, Q यहाँ पे हीट है, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है, एंड स्मॉल सी हमारा यहाँ पे बच्चों क्या है, दिस इज द मोलार हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा, N इंटू सी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। और एक और बात, ये जो CV और CP होता है बच्चों, ये CP और CV के बीच का डिफरेंस R होता है। दो रिलेशन ध्यान में रखना है, एक तो CP माइनस CV इक्वल टू R और एक गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जितने भी एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर हीट कैपेसिटी कहा जाए या मोलार हीट कैपेसिटी कहा जाए या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाए, इनको हम ज़ीरो ले लेते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए अगर मैं हीट कैपेसिटी की सिंपली बात करूँ तो हीट कैपेसिटी हमारा क्या है, Q बाई डेल्टा टी। अगर मैं मोलार हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो स्मॉल सी इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। और अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूँ तो Q तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर Q ज़ीरो है बच्चों तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो विल बी ज़ीरो। चाहे मैं इस हीट कैपेसिटी की बात करूँ, चाहे मोलार हीट कैपेसिटी की, चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वैल्यूज़ आपको ज़ीरो ही मिलेंगे। और अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कहा गया है ना, तो आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी का ज़ीरो हो जाना। अगर डेल्टा टी ज़ीरो है बच्चों और डिनोमिनेटर में हर जगह पे ज़ीरो डाल दोगे तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो विल बी इनफाइनाइट। मतलब मोलार हीट कैपेसिटी हो या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या फिर यहाँ पे हीट कैपेसिटी हो, सभी की वैल्यू यहाँ पे आइसोथर्मल के अंदर कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। एंड तीसरी बात ध्यान में रखना बेटा कि जो हमारा हीट कैपेसिटी होता है वो तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बट मोलार और स्पेसिफिक जो होते हैं बच्चों ये इंटेंसिव होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था आप लोगों को कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के आगे अगर मोलार टर्म लगा दिया जाए या स्पेसिफिक टर्म लगा दिया जाए तो हम यहाँ पे उसको क्या कह देते हैं, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री से पहले जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, स्पेशली आपका पीवी वर्क कैसे निकाला जाता है डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलार हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बीच का डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके सारे एग्जांपल्स आप एक बार ध्यान में रखिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद यहाँ पे हमने वर्क डन किस तरह से अलग अलग प्रोसेस में निकाला जाता है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है। उसके बाद पीवी के अंदर अगर ग्राफ दिया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस दी जाती है तो कैसे वर्क डन निकाला जाता है, इन सभी के हमने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों हम थर्मोकेमिस्ट्री एंड उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड लॉ है उसको लेके आएंगे और वहाँ पे हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी वीडियोस केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स में और भी लेके आऊँगी। बहुत सिंपल ट्रिक्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को समझने के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने जिन बच्चों ने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा।